Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is our second lecture on series Quick Knowledge Crunch. कल हमने एक न्यू सीरीज़ लॉन्च की थी जिसमें हमने आपसे बात की थी कि हम डेली 5 to 10 मिनट्स का वीडियो अपलोड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो, सब में यूज़फुल रहेगा, राइट। तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया था एंड हमारा फर्स्ट पार्ट है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई को डिस्कस किया था, आज हम भिखाईजी कामा का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगर आपने कल वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भिखाईजी कामा। बट उससे पहले हम कल के जो क्वेश्चंस थे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो मैंने पुट किए थे, क्योंकि वो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके कल के क्वेश्चंस थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था नेम द हॉर्सेस ऑफ झांसी की रानी। ओके, तो झांसी की रानी के जो 3 हॉर्सेस हैं वो बहुत पॉपुलर थे। वो कौन कौन से हॉर्सेस थे? सारंगी, पवन एंड बादल। और जो ये बादल हॉर्स था, इसी पे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़ी थी और फिर उन्होंने बैटल ऑफ कल्पी फाउट किया था, राइट। तो वो सब बादल पे ही करी थी एंड ग्वालियर भी फिर इसी हॉर्स पे गई। तो ये आपको माइंड में रखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पोएम झांसी की रानी इज़ रिटन बाय। ये पोएम बहुत पॉपुलर पोएम है और इन्हें लिखा है सुभद्रा चौहान ने। और हमारा थर्ड क्वेश्चन था हु डिस्क्राइब्ड रानी झांसी एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। ये कहा था सर ह्यू ग्रोज ने। कौन थे सर ह्यू ग्रोज? जो ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने झांसी पे अटैक किया था, राइट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था, मींस देखिए आप कितना बहादुरी से रानी झांसी ने फाउट किया होगा कि जो हमारे ओपोजिशन थी ब्रिटिशर्स, उनके कमांडर ने रानी झांसी के लिए अप्रिसिएशन की लाइंस बोली हैं, राइट। तो ये आपको ये भी माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, ये झांसी की रानी की बात हुई और अभी आज के टॉपिक पे हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ भिखाईजी कामा। तो भिखाईजी कामा, अभी आप भिखाईजी कामा को आपने सुना होगा कि उनको टाइटल मिला हुआ है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन का। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मीन्स जो इंडियन रेवोल्यूशन की जननी है। तो हम उनको इतना बड़ा टाइटल हमने क्यों दिया? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है, देखिए अभी जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई का भी कंट्रीब्यूशन देखा, वुमेन फ्रीडम फाइटर रही हैं वो भी, बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस से अगर देखें तो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे जो लीडर्स थे वो अपने ही कंसर्न्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अडॉप्टेड हेयर जो आनंद राव थे उनको रिकॉग्नाइज करवाना था एज हेयर, ठीक है, झांसी बचानी थी। सिमिलरली जो नाना साहब थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, बाजीराव टू की, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, फिर वो नाना साहब को उसके लिए फ़ाइट कर रहे थे। ऐसे ही जो लीडर्स थे बाकी सब, तो वो उनका कोई ना कोई खुद का पर्सनल कंसर्न था। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस डायरेक्टली। तो इस टाइम पे भिखाईजी कामा जो आई, वो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाई। तो ये फर्स्ट लेडी ऐसे बनती हैं कि जिन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल पे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की, इसलिए हम इन्हें टाइटल देते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो इनका हम इम्पॉर्टेंट रोल डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम इनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में। एंड इनके जो पेरेंट्स थे वो थे सोराबजी एंड जजीभाई पटेल। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, पारसी फैमिली, गुजराती स्पीकिंग फैमिली थी इनकी, और इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी रही और ये खुद भी बहुत इंटेलिजेंट थी। इनको मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, तभी जैसे अब्रॉड में भी ये अलग अलग जगहों पे काम करती हैं।
तो इन्होंने जो है, इनका इंस्टीट्यूशन था अलेक्जेंड्रा नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, इन्होंने अटेंड किया। बहुत इंटेलिजेंट थी ये अपनी पढ़ाई में। तो उसके बाद क्या होता है, 1885 में इनकी मैरिज हो जाती है रुस्तम कामा से। अब ये जो रुस्तम कामा थे, ये ब्रिटिशर्स के अंडर एज अ लॉयर वर्क करते थे और ब्रिटिशर्स को ही फेवर करते थे। ये मतलब उनके अंडर काम करते थे तो मतलब है ही है कि उनको फेवर करते थे, उनसे उनकी आइडियोलॉजी मैच होती थी। बट इन कंट्रास्ट टू इट, जो मैडम कामा थी, इनकी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो दोनों में बहुत कंट्रास्ट था, जिस वजह से जो उनकी हैप्पी थी वो इतनी अच्छी, मतलब हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं रही। तो मैरिज लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रही उनकी। ये तो हुई उनकी पर्सनल बात। ठीक है, अब जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस में कैसे वो एंटर हुई, इस स्ट्रगल में क्या रोल रहा, अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि 1896 में बहुत भयंकर फैमिन आ जाता है और लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मरते हैं, प्लेग फैल जाता है। ठीक है, तो भिखाई कामा इस टाइम पे आगे आती हैं और वो बढ़ चढ़ के सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, जो भी विक्टिम्स थे उनको रिलीफ प्रोवाइड करना, एड देनी, फूड देना, तो बहुत अच्छे लेवल पे ये काम करती हैं। एंड बट क्या होता है कि ये खुद ही उनसे लड़ते हुए मतलब फैमिन से लड़ते हुए, सबकी हेल्प करते हुए खुद ही इनको बीमार हो जाती हैं ये, और फिर उसके कारण इनको लंदन में जाना पड़ता है अपनी मेडिकल केयर के लिए। तो लंदन गई। अब ये जो लंदन जाना हुआ, ये इनकी लाइफ में एक मीन्स लाइफ चेंजिंग इवेंट बना। कैसे बना वो देखते हैं। तो क्या होता है कि जब लंदन जाती हैं, वहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज होते हैं, इंडियन एक्टिविस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपने सुना होगा, इनकी कंट्रीब्यूशन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये लीडर्स जो हैं। दादा भाई नौरोजी की भी एक थ्योरी बहुत फेमस रही है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ऐसे जो लीडर्स थे, वीडी सावरकर थे, तो इन सब से ये मिलती हैं वहाँ पे, और फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे लंदन में हीडे पार्क करके जगह है, वहाँ पे क्या होता था, मीटिंग्स होती थी जिसमें ऐसे ही ब्रिटिशर्स क्या गड़बड़ कर रहे हैं, इंडियंस को कैसे सफ़र हो रहा है, सब वो डिस्कस होता था। आगे क्या उनको प्लान करते थे एक्टिविटीज़। तो कामा ने उसमें भी बहुत जैसे अच्छी पार्टिसिपेशन की, मीटिंग्स को एड्रेस किया वहाँ पे। और फिर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी 1905 में। तो भिखाई कामा ने उनको भी सपोर्ट किया। ठीक है, ऐसे करते करते ये एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना स्टार्ट हो गई थी, और इतने अच्छे लेवल पे स्टार्ट हुई कि जो ब्रिटिशर्स थे वो डरने लगे थे इनसे। और आप मानिएगा कि मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर आपको अब इंडिया वापस आना है ना, तो आपको एक हमें अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप ये सारी इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ जो आप पार्ट ले रहे हैं वो आपको छोड़नी होंगी, तभी आप इंडिया में वापस आ सकते हैं, ऐसा बोला गया इनको। पर ये मानने वाली कहाँ थी, इन्होंने नहीं माना, और ये वहाँ पे ही पूरा टाइम अपनी लाइफ का ज़्यादा ये अब्रॉड ही रहीं, अलग अलग जगह पे गई, जैसे लंदन गई, फिर वहाँ से भी इनको बैन किया गया, फिर पेरिस गई। तो अलग अलग जगहों इन्होंने ट्रैवल किया, पर इन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो क्या करती थी ये वहाँ पे रह के, जो हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, क्योंकि उस टाइम क्या है, ये अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो इंडिया में क्या हो रहा है इस टाइम पे, स्वदेशी मूवमेंट जोर पकड़े हुए है। बंगाल का पार्टीशन वगैरह 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आता है, फिर कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आगे आने लगती है, और धीरे धीरे रेवोल्यूशनरीज बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं। बंगाल में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज राइज करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में एक तरफ जोर पकड़े हुए हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ अब जो है इंडियंस को समझ आने लगी थी, और दूसरी तरफ अब्रॉड में बहुत अच्छे से आगे आप देखेंगे लाला हरदयाल, गदर पार्टी फाउंड होती है। ठीक है, तो ये सारी इस टाइम पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अच्छे लेवल पे हो रही थी, और इसमें भिखाई कामा क्या करती हैं, चाहे वो इंडिया वापस नहीं आ सकती थी, बट वो इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ को एमुनिशंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, और फिर वीकली मैगजीन्स देती है। मैगजीन्स में क्या होता था कि जो ब्रिटिश की
इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज़ होती थी जिसके कारण इंडिया सफ़र कर रहा है, बाकी और कंट्रीज़ भी सफ़र कर रहे थे, साउथ अफ्रीका वगैरह कॉलोनीज़ और भी थी, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज होती थी उसमें। इससे क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्प होती थी। तो वो वीकली मैगजीन्स भिखाजी कामा प्रोवाइड करती हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे उनको बैन कर दिया जाता है लंदन में, तो वो पेरिस मूव हो जाती हैं। अब पेरिस जाके भी उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई, ठीक है। वहाँ पे राणा थे, मुंचर शाह बुरजोरजी थे, उनके साथ मिलके इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई, लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की। फिर क्या होता है कि उस टाइम पे एक इवेंट हो जाता है, इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। क्या होता है कि एक रेवोल्यूशनरी थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश ऑफिसर थे कर्जन विले, उनको असैसिनेट कर दिया। अब जब ऐसा हुआ तो ब्रिटिश सरकार जो थी बहुत एक्टिव हो गई, वो रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने लग गई थी, ठीक है। और बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए थे टू सप्रेस दीज एक्टिविटीज़। तो क्या होता है, वंदे मातरम होता है, उसको बैन कर देते हैं। तो मैडम कामा क्या करती हैं, वो वंदे मातरम तो बैन हो जाता है, उसी का एक नया वर्जन वंदे मातरम वो कंपोज करती हैं। और फिर उसके बाद मदन लाल ढींगरा की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड उनको डेडिकेट करते हुए वो एक उनका वर्क आता है जो जिसका नाम था मदन्स तलवार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद तो भाई जैसे हम, ये ऐसा इवेंट है जिसके लिए भिखाजी कामा को याद किया जाता है आज भी। तो ये तो मतलब ब्रिटिशर्स को हिला देना वाला इवेंट हुआ। क्या होता है कि 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में एक सोशलिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइज होती है, और वहाँ पे हज़ारों में लोग आए होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग नेशन से आते हैं वो, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की कांग्रेस होती है। तो मैडम कामा क्या करती हैं इसमें, पहले तो वो कांग्रेस को एड्रेस करती हैं, जो इंडिया की सफरिंग्स होती हैं, वहाँ पे फेमिन्स के कारण लोग मर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताती है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो इंडियन सफरिंग्स को लेके जाती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं। और फिर उसके बाद वो इक्वलिटी की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, ठीक है। और कहती हैं कि हमें ब्रिटिशर से ऑटोनॉमी चाहिए, ऑटोनॉमी की मांग करती हैं। और इसी टाइम पे वो जो हैं फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को होस्ट करती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि किसी लाइक इंडिया का इंडिपेंडेंस फ्लैग फॉरेन सॉइल पे रेस हुआ हो, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये करता है मैडम कामा। और अगर हम ये फ्लैग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे पिक्चर में भी 3 कलर की स्ट्राइप्स हैं, ग्रीन, सेफ्रॉन एंड रेड। और ग्रीन में आपको 8 लोटस दिख रहे हैं, वो 8 लोटस जो हैं इंडियन प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद ये जो लास्ट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट स्ट्राइप है इसमें मून और सन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक हमारा देश इंडिया जो है आज़ाद रहेगा। देखिए ये एकदम से ब्रिटिशर्स के मुंह पे तमाचा था, राइट। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इतने लोगों के सामने एक मैसेज पास हो गया था कि अभी जो है इंडिया आज़ाद रहेगा, और जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक इंडिया की इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर बहुत जो लोग होते हैं वहाँ पे वो भी सैल्यूट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से जो है ब्रिटिशर्स अब बहुत बुरी तरह डर गए थे। तो उसके बाद भी जो भिखाजी कामा हैं वो अलग अलग जगह पे जाती हैं, यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे रेवोल्यूशनरी से मिलती हैं। तो इस तरह से जो भिखाजी कामा है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हैं इंडियन इंडिपेंडेंस में। तभी उनको टाइटल दिया गया है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अब इसके बाद अब क्या होता है कि अब जैसे 1935 में उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगती है ज़्यादा, वरना वो कहाँ छोड़ने वाली थी ऐसी एक्टिविटीज़ को, पर अपनी ख़राब हेल्थ के कारण उनको छोड़ना पड़ा। वो इंडिया वापस आई, उन्होंने बोला ठीक है अभी मैं नई पार्ट लूँगी, और इंडिया वापस आके वो अपनी नेटिव लैंड में आना चाहती थी। फिर वो इंडिया आई, और बट यहाँ पे आने के बाद 9 मंथ्स के अंदर ही वो उनकी डेथ हो जाती है। पारसी जनरल हॉस्पिटल मुंबई में उनकी डेथ हो जाती है। बट
एज उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी सिग्निफिकेंट रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया। 1997 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया वेसल कमीशन किया भिखाईजी कामा को डेडिकेट करते हुए, और उसका नाम रखा गया ICGS भिखाईजी कामा। इनके नाम पे स्टैम्प्स वगैरह भी इशू की गवर्नमेंट ने। तो इनका रोल इतना महत्वपूर्ण रहा कि हमारी जो सरकार है उसने इंडिपेंडेंस के बाद भी इनको रिकॉग्नाइज किया। तो ये हमारा भिखाईजी कामा का टॉपिक था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड जो बेल आइकन है वो प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, तो थैंक यू। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल। टिल देन बाय बाय।